हेलो बच्चों, आज हम लोगों को टेस्ट 01 का डिस्कशन करना है। कल 15 जून को नीट 2021 के लिए टेस्ट 1 हुआ था और इस टेस्ट की टाइमिंग आपको मालूम है 9:30 PM रात को 10:20 PM तक ये टेस्ट चला। आपको 50 मिनट्स मैंने दिए थे। आज इस टेस्ट का डिस्कशन मेरे को करना है। 45 क्वेश्चंस में से आपने 20 क्वेश्चंस मेरे से पूछे हैं। 1 बाय 1 मुझे उन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। डिस्कस करने से पहले दो बातें बताना चाहेंगे। YouTube चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फॉर्म में पेपर मिल जाएगा। आप चाहें तो पेपर का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8005386809। ओके, तो आइए बच्चों, बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं। आपने सबसे पहले मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके सामने है। आइए देखते हैं। बेटा, इन्होंने 18 ml वाटर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पूछा है। आप लोगों ने मोल के 3 फार्मूले पढ़े होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। अगर किसी का नंबर दिया जाए तो डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, और अगर गैस का वॉल्यूम दिया जाए तो डिवाइड कर देते हैं 22.4 से, अगर ये वॉल्यूम लीटर में है, या फिर 22,400 से अगर ये वॉल्यूम ml में। जानते हो बच्चों, ऊपर के जो 2 फार्मूले हैं ये तीनों स्टेट पर काम करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस पर, लेकिन लास्ट वाला जो फार्मूला है इट वर्क्स ओनली फॉर गैस। अच्छा भाई, वाटर बच्चों लिक्विड होता है, तो लिक्विड का वॉल्यूम अगर आपको दिया जा रहा है तो उस वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करके आप मोल्स में डायरेक्ट नहीं बदल सकते। हम लोग हमेशा लिक्विड के केस में इस्तेमाल करते हैं डेंसिटी वाला फार्मूला कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बराबर मास ऑफ दैट लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। हमेशा लिक्विड को लेकर मोल कॉन्सेप्ट पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं ना कहीं बच्चों हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। राइट, आइए इस क्वेश्चन की पहले भूमिका बनाते हैं। आपको लिक्विड का वॉल्यूम दिया गया था 18 ml और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे। लिक्विड के वॉल्यूम में लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, लिक्विड का मास आ जाएगा। लिक्विड के मास में लिक्विड के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, लिक्विड का मोल्स आ जाएगा। लिक्विड के मोल्स में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लिक्विड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और एक बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो इलेक्ट्रॉन निकालना चुटकी बजाने के बराबर है। एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर। तो इस नंबर को नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉनों का नंबर आ जाएगा। अगर आपको ये फ्रेम वर्क समझ में आया है तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको हटाऊंगा। थ्योरी आपने देख ली है, आइए देखते बच्चों। आपको लिक्विड का वॉल्यूम दिया गया था, तो सबसे पहले निकालते हैं लिक्विड वाटर का मास, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर 18 ml इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। तो मास बच्चों आ गया 18 ग्राम। मास आ गया तो हम लोग वाटर के मोल्स निकालेंगे। मोल्स बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का बच्चों 18 होता है। ध्यान रखिएगा, ये एटॉमिक वेट और ये मॉलिक्यूलर वेट भी ग्राम्स में ही होते हैं, तो कोई यूनिट नहीं आएगी। 1 मोल। मोल आ गया। अब हम वाटर के नंबर निकालना चाहेंगे, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अच्छा बच्चों, ये देखिए आप एक पॉइंट पर पहुंच गए
वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको पता चल गया। अब देखिए बच्चों, वन मॉलिक्यूल हैव इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बात करें, वाटर दैट इज H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो इतने मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई एक मॉलिक्यूल के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं। सो द आंसर इज 6 इंटू 10 की पावर 24। दिस इज योर आंसर, राइट। तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों? 6 इंटू 10 की पावर 24। तो ध्यान रखिएगा, लिक्विड को लेकर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए मोल कॉन्सेप्ट में, तो कहीं ना कहीं अपन को डेंसिटी वाला फार्मूला यूज करना ही पड़ता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बराबर मास ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मास आ जाता है, मास से हम मोल निकाल लेते हैं, मोल से हम नंबर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो कुछ भी पूछा जाए हम आगे कर देते हैं। हमसे इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे, तो एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1 मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Na मॉलिक्यूल के पास 10 Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Na की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 की पावर 23। सो द आंसर इज 6 इंटू 10 की पावर 24। थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद बच्चों आपने सवाल पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 सामने लिखा हुआ है, मैं इसको हटाना चाहूंगा बेटा। आपने जो क्वेश्चन आपको फंसा हो आप उसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आपको मालूम होना चाहिए, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनकी एक सेल इनकम्प्लीट होती है, और इनके एग्जाम्पल होते हैं S and P block element except inert gas, except जीरो ग्रुप, क्योंकि बच्चों जीरो ग्रुप को हम लोग रखते हैं इनर्ट गैस में, राइट। अब कैसे पहचाने कि इनमें से वो कौन सा सेट है जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का है? तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज पीरियोडिक टेबल में पढ़ी होंगी। 3D सीरीज का मतलब होता है पीरियड नंबर 4, 4D सीरीज का मतलब होता है पीरियड नंबर 5, 5D सीरीज पीरियड नंबर 6 एंड 6D सीरीज पीरियड नंबर 7। हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड होते हैं। 3D सीरीज की बच्चों आपने लिमिट पढ़ी होगी 21 to 30। 4D सीरीज की लिमिट होगी 39 to 48। 5D सीरीज की लिमिट होगी 57/72 to 80 और 6D सीरीज की लिमिट होगी 89/104 to 1112। अच्छा, आपको मालूम है यहां से जो 14 एलिमेंट हैं वो लेंथेनोइड्स के होते हैं, और यहां पर जो 14 एलिमेंट हैं वो एक्टिनोइड्स के होते हैं। अच्छा बच्चों, इसके पहले 2 ग्रुप होते हैं, सेकेंड ए और उसके पहले होता है बच्चों फर्स्ट ए, राइट। और इसके बाद 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक के, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और जीरो ग्रुप। हमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को ढूंढना है, तो ना तो अपन को इससे कोई मतलब है, इस सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, और अपन को इस वाले से भी कोई मतलब नहीं। हमारे काम के कौन कौन से ग्रुप हैं? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, ये हमारे काम के हैं। आइए 1 by 1 देखते हैं।
सबसे पहले लिखा हुआ है 55। बच्चों 55 कहां होगा? 57 के पहले 56, 56 के पहले 55। हाँ भाई, ये हमारे काम का है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ये हमारे काम का है। ओके भाई। 12 बच्चों सबको याद होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीशियम सेकेंडरी ग्रुप का है। हाँ भाई, ये भी हमारे काम का है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। 48 आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कैडमियम, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तो यहां पे कट लग गया। एक आदमी खराब आ गया तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे जाकर अपना समय नष्ट मत करिए, आगे देखते हैं। 13 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। लाइटर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो याद ही होते हैं। एल्यूमिनियम थर्ड ए ग्रुप का है, ये हमारे काम का है। 33 बच्चों कहां पर आएगा? 31, 32, 33 पी ब्लॉक में आ रहा है, ये भी हमारे काम का है। 54 बच्चों कहां आएगा? 48 में 6 जोड़ दीजिए तो ये आएगा 54। ये 0 ग्रुप का हो गया, ये गंदा आदमी है, ये हमारे काम का नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। लिथियम फर्स्ट ए का होता है, बिल्कुल सही है। 33 अभी अभी आप लोगों ने देखा, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए में आएगा 33, ये भी हमारे काम का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ये भी होगा। 53 बच्चों कहां पर होगा? 53 होगा सेवेंथ ए ग्रुप में, ये भी हमारे काम का है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होगा। बात करते हैं 87 की। आप देखिए 89, 88, 87 फर्स्ट ए ग्रुप का है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होगा, ये भी हमारे काम का है। सो द राइट आंसर इज डियर थर्ड। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं बच्चों को पीरियोडिक टेबल में बताता हूं, बस ये 4 सीरीज आपको मालूम होनी चाहिए, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाकर दे सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन देखते ही आ जाए, कुछ क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, तो कभी कभी कोई क्वेश्चन 1 मिनट का समय भी ले लेता है। ओके, हर क्वेश्चन को बच्चों 2 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, राइट। चलिए, इसके बाद बच्चों आपने सवाल पूछा है, सवाल नंबर 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आइए भाई देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड 4 होते हैं, CO, NO, N2O और F2O। मैं आपको बताना चाहूंगा, आल्दो इसको ऑक्साइड में लिखवा दिया है, बट इट इज फ्लोराइड। ये न्यूट्रल होता है बट बच्चों, ओके, बाकी तीनों ऑफ कोर्स ऑक्साइड है, ये फ्लोराइड है, लेकिन ये न्यूट्रल होता है। ध्यान रखिएगा, H2O जो है ये न्यूट्रल नहीं होता है, दिस इज एम्फीप्रोटिक। ये प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, आप इसको एम्फोटेरिक भी बोल सकते हैं। तो ये रहा बच्चों न्यूट्रल ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, बिल्कुल सही बात है। SO3 इज एसिडिक, बिल्कुल सही बात है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। मेटल ऑक्साइड usually basic, except amphoteric metal oxide, except amphoteric metal oxide। मेटल ऑक्साइड यूजली बेसिक होते हैं, लेकिन एम्फोटेरिक मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक। आपको ट्रिक याद होगी, मैंने क्लास में बताई थी। आइए देखते हैं। तो पहला वाला बच्चों क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। पोटेशियम ऑक्साइड इज बेसिक, बिल्कुल सही बात है। पोटेशियम मेटल होता है, बेसिक होगा। नाइट्रस ऑक्साइड इज एसिडिक, बच्चों आप जानते हैं इसी का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड और ये न्यूट्रल होता है, इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, फॉल्स। एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, बिल्कुल सही बात है। एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक मेटल है, जिंक भी एम्फोटेरिक मेटल है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा।
सल्फर ट्राई ऑक्साइड इज एसिडिक, बिल्कुल सही बात है। फास्फोरस पेंटो ऑक्साइड इज बेसिक, गलत बात है। फास्फोरस इज ए नॉन मेटल। अगर ये नॉन मेटल है तो फास्फोरस के जो भी ऑक्साइड होते हैं लाइक P4O10, P4O6, दे ऑल आर एसिडिक, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज न्यूट्रल, बिल्कुल गलत बात है। न्यूट्रल ऑक्साइड सिर्फ 4 होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, ये वाला भी गलत हो गया। आपको ट्रू स्टेटमेंट सर्च करने थे, तो कौन कौन से ट्रू है? पहला ट्रू है, तीसरा ट्रू है, आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। पहला और तीसरा ट्रू है बच्चों, इसका आंसर होगा थर्ड। इसके बाद बेटा आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, कुछ लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ये फास्ट रिवीजन हो रहा है, क्वेश्चन के द्वारा आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो न्यूट्रल ऑक्साइड 4 है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक मेटल, जिनके ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक जिंक, लाइक बेरिलियम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर हमसे 9 पूछा है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। चल, क्या है भाई? द एलिमेंट X, Y and Z फॉर्म ऑक्साइड विच आर एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। देखिए बच्चों, देखेंगे ऑक्साइड है आपके पास, X का ऑक्साइड है, Y का ऑक्साइड है और Z का ऑक्साइड है। इसका ऑक्साइड ये एसिडिक बोल रहे हैं, Y का ऑक्साइड बच्चों ये बेसिक बोल रहे हैं, और Z के ऑक्साइड को बच्चों ये एम्फोटेरिक बोल रहे हैं। आपसे X, Y और Z का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है। बेटा आपको मालूम होना चाहिए, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ऑक्साइडों की बात चल रही। और ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम लोग बच्चों चलते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। मेटेलिक नेचर अगर बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों बढ़ती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने पेश कर दे रहा हूं, आप जरा देखिएगा। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड क्लोरीन ऑक्साइड। आप जानते हैं बच्चों, आप अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों बढ़ती जाती है। ये दोनों प्योरली बेसिक होंगे, ये वाला एम्फोटेरिक होगा, और ये चारों के चारों प्योरली एसिडिक होंगे। तो आप बताइए, जो एसिडिक होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? मैक्सिमम। और जो बेसिक होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? मिनिमम। और जो एम्फोटेरिक होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीच में। तो आप बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? एक्स की। एक्स से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड की, और जेड से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वाई की। सो दिस इज योर आंसर। तो राइट आंसर हुआ एक्स, जेड एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 11। आइए चलते हैं, कुछ लिखना हो आप लिख सकते हैं बेटा। ओके राइट, देखिए बेटा आगे बढ़े। ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, हफ्ते में 2 टेस्ट बच्चों में ले रहा हूं, 4-4, 3-3 चैप्टर्स है। अगले दिन डिस्कशन हो रहा है। इसको बेस बनाकर आप 10 जुलाई तक अपना रिवीजन पूरा खत्म कर लें। फिर हम लोग एक सेकंड रिवीजन मारेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट हम लोग करेंगे।
अभी ये टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं, 3 टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं, फिर हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, जितना अच्छा मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं और एक अच्छा रिजल्ट हमें और आपको मिलके लाना है। तो आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखते हैं। देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, एक ही बात है। बहुत ही माइन्यूट सा मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है, अदरवाइज हम लोग दोनों को सेम ही मानते हैं, राइट। अब सुनिए, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये देखिए, गैसियस आइसोलेटेड एटम है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दिया, ये अपने गैसियस एनायन में कन्वर्ट हो गया, जो एनर्जी निकली उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसी को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलिए। प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, इसीलिए इसका साइन होता है नेगेटिव। आपको मालूम होना चाहिए, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर जैसे जैसे साइज कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन को घसीटने की ताकत बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है, प्रोसेस मोर एंड मोर एक्सोथर्मिक होता चला जाता है, मतलब लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव होता चला जाता है। वो अलग बात है कि रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ऊपर नीचे भी हो जाता है मामला। इसीलिए अगर आपको नोट्स याद हो तो सेकंड पीरियड में मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, नबली कफ। नबली कफ ध्यान रखिए, सेकेंड ग्रुप और जीरो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है। इसलिए इनमें जब इलेक्ट्रॉन हम लोग डालते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। पॉजिटिव बच्चों, पॉजिटिव एक जगह और होता है और वो है फिफ्थ ग्रुप का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन। यहां पर भी प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव होता है। बाकी सभी केसों में प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव होता है। तो आप देखिए, बोरॉन टू फ्लोरीन अगर जाएंगे तो लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि ये आने वाले इलेक्ट्रॉन पर भयानक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो क्या मैं एक फंडा ये लिख सकता हूं, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होगा लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होगा मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई थिंक आप लोग सहमत हैं, इस सेंटेंस को समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास है कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये सेकेंड पीरियड के हो गए। अगर आप कहें थोड़ा हटाना चाहेंगे, ऊपर हटा देते हैं। देखिए, तो कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कब से आ गया, ये चले गए भाई। अच्छा, अब हमारे पास बच्चे कैल्शियम और एल्यूमिनियम। कैल्शियम बच्चों फोर्थ पीरियड का है, सेकेंड ग्रुप का, और एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, थर्ड ग्रुप का। अभी अभी आप देख रहे हैं सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन डालने में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। और ये देखिए आपका ऑर्डर बनेगा, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लीस्ट नेगेटिव होगा, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होगा। इवन
ये ट्रिक आप याद रखिएगा, बहुत काम की ट्रिक होती है सेकंड पीरियड। तो मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन की प्रति चाहत, जिसकी इलेक्ट्रॉन की प्रति चाहत जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डालने पर उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। सेकेंड ग्रुप, जीरो ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन, इन तीन लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन डालने में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेवेंथ ग्रुप की होती है, हैलोजन फैमिली की होती है। ये इलेक्ट्रॉन पर भयानक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, इसीलिए आपके मेडिकल में सवाल आता है वो कौन सा ग्रुप है जो अपना एनायन मोस्ट रेडली बनाता है? द आंसर इज सेवेंथ ही ग्रुप। ग्रुप फॉर्मिंग एनायन most readily, the answer is halogen। और बच्चों आपको यह भी मालूम है कि हेलोजन फैमिली इवन पूरे पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड से कम होता है। यह एनोमैली भी होती है ग्रुप में। डिटेल के लिए जितना मैं बता सकता था मैंने बताया, बाकी बच्चों आपको नोट्स रिवाइज करने, राइट? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन होल पीरियोडिक टेबल इज फॉर सेवेंथ ग्रुप, और सेवेंथ ग्रुप में भी किसकी होगी? क्लोरीन की होगी, क्योंकि सेकंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों से कम होती है इन पी ब्लॉक। ओके, तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 13। आइए चलते हैं, जो भी नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारे स्टूडेंट जानते हैं। ऑक्सी एसिड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। इफ center atom is same, and acidic strength is directly proportional to electronegativity if center atom is different। आप देख सकते हैं बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिए, ये +7 है, ये +5 है, ये +3 है, और ये +1 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी एसिडिक स्ट्रेंथ घटनी चाहिए। इन्होंने इंक्रीजिंग का साइन लगाया है, ये बच्चों गलत होगा। यहां पे चलते, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। क्या निकाल लेते हैं कि निकाल कर दिखाएं? एक दिखा दे रहे। मान लीजिए x मान लेते हैं, तो 2 × x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर चार्ज -2। तो यहां से x बराबर अगर आप निकालेंगे तो +2 आएगा। ओके, तो इसका कितना आ गया बच्चों? +2 आ गया। 6 दूनी 12, 12 में 2 गया 10, 10/4 2.5। अभी तो बिल्कुल सही लग रहा है। 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया 12, 12/2 6, अभी भी सही लग रहा है। 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया 14, 14/2 7, अभी भी सही लग रहा है। लप्पड़ पड़ जाएगा। सल्फर 6th ग्रुप का होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकती है, +7 नहीं हो सकता। एक्चुअली में H2O8-2 ये आयन आया है H2S2O8 से, जिसे हम लोग मार्शल एसिड कहते हैं। बोले तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज होती है। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम स्टेट के बराबर होता है +6, इसलिए ये गलत है बच्चों। यहां +7 नहीं होगा,
ये +6 होगा, इसलिए यहां पर बराबर का साइन होना चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। OF2 इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, मैंने अभी अभी आपको बताया था ये ऑक्साइड नहीं है, ये फ्लोराइड है। फ्लोरीन के ऊपर -1 है, ऑक्सीजन के ऊपर +2। आइड शब्द का इस्तेमाल बच्चों एनायन के लिए किया जाता है, ना कि कैटायन के लिए। दिस इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आंसर बच्चों क्या होगा, थर्ड। जरा एक बार देख लूं येलो पेन आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ओ सॉरी, येलो पेन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है व्हाइट के ऊपर। खैर मैंने बोला भी है, आगे से मैं नहीं लिखूंगा। तो ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, थर्ड इज द बच्चों राइट आंसर। ओके, चलिए मार्शल एसिड का अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। +6 कैसे आती है, 2 सल्फर है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3, 4, 5, 6, 2 बचे, बीच में हाइड्रोजन को रखते हैं ऑक्सीजन के साथ। केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाना सिखाए हैं। आइए आप देख सकते हैं बच्चों, देखिए -2 +2 -1 +1 -2 +2 -1 +1 आप ऐड करेंगे तो ये +6 आएगा। उसी प्रकार से उसका भी +6 आएगा, राइट। चल, आफ्टर 13 आपने क्वेश्चन नंबर 15 मेरे से पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 88X, एटॉमिक नंबर 88 है, एटॉमिक मास 228 है और ये सेकेंडरी ग्रुप का है। अच्छा भाई, इसने अपने अंदर से 3 अल्फा को निकाला है और 3 बीटा को निकाला है। इन्होंने पूछा जो नया एलिमेंट बच्चों बनेगा इसका ग्रुप नंबर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 2 बातें। बात नंबर 1, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, नॉट बाय एटॉमिक मास। इस क्वेश्चन में इस चीज का कोई यूज नहीं है, हमारा पूरा फोकस 88 पर होना चाहिए। बात नंबर 2, अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की इंक्रीमेंट होता है, सॉरी 2 यूनिट का डिक्रीमेंट होता है और एटॉमिक मास में 4 यूनिट का डिक्रीमेंट होता है। बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, लेकिन एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, 1 अल्फा से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी तो 3 अल्फा से एटॉमिक नंबर में 6 की कमी आएगी, 6 का डिक्रीमेंट। और 3 बीटा के निकलने पर एटॉमिक नंबर में 3 का इंक्रीमेंट होगा। तो यहां से हो रहा है एटॉमिक नंबर में 6 का डिक्रीमेंट, यहां से हो रहा है एटॉमिक नंबर में 3 का इंक्रीमेंट, तो ओवरऑल 3 का डिक्रीमेंट हुआ, तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया 85। इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी मैं कर दे रहा हूं। 1 अल्फा के निकलने से एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है, 3 अल्फा के निकलने से एटॉमिक मास में 12 की कमी आएगी। बीटा के निकलने से एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 228 से 12 को माइनस कर दीजिए, राइट। अब बच्चों आप बताइए, अभी थोड़ी देर पहले 3D 4D 5D सीरीज मैंने लिखी थी, सोच के बताइए 85 वाले का ग्रुप क्या होगा। 86 वाला 0 ग्रुप का होता है, तो 85 वाला 7th A ग्रुप का होगा। द राइट आंसर इज 7th A ग्रुप। दिस इज द राइट आंसर, 7th A ग्रुप। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में अंडर द हेडिंग ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ध्यान रखिएगा, हमारे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में पूरा खेल एटॉमिक नंबर का होता है। अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है।
बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। कभी भी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखनी हो, आप सिर्फ पकड़ा करिए एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास का कोई रोल नहीं होता। 15 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर हमसे 18 बच्चों पूछा है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ये रहा 18। क्या है भाई? हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन ए सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। देखिए बच्चों, जब भी हाइड्रोकार्बन लिखा होता है तो हम लोग का फोकस होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पर। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फोकस होता है, साइक्लिक पे मत जाइए, फिर वहां पे एग्जामिनर एलिसाइक्लिक वर्ड का इस्तेमाल करेगा। हैविंग 2 टर्सरी एंड 1 सेकेंडरी। ओके भाई, देखते हैं। जस्ट ए मिनट। आप देख सकते हैं दिस इज टर्सरी, दिस इज टर्सरी एंड दिस इज सेकेंडरी। 2 टर्सरी कार्बन और 1 सेकेंडरी कार्बन बनाने में कितने प्राइमरी कार्बन यूज हो रहे हैं? आप देखिए 4 प्राइमरी कार्बन यूज हो रहे हैं बच्चों। तो 2 टर्सरी और 1 सेकेंडरी कार्बन बनाने में 4 प्राइमरी कार्बन यूज हो रहे हैं। सो द आंसर इज सेकेंड। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के IUPAC में पढ़ा है, यदि किसी कार्बन के एक तरफ कार्बन लगा है तो वो प्राइमरी होता है, 2 तरफ कार्बन लगा है तो वो सेकेंडरी होता है, 3 तरफ कार्बन लगा है तो वो टर्सरी होता है, और चारों तरफ कार्बन लगा है तो वो क्वाटरनरी होता है। इस कार्बन की 3 तरफ कार्बन लगे हैं, ये टर्सरी होगा। इस कार्बन की 3 तरफ कार्बन लगे हैं, ये टर्सरी होगा। इस कार्बन के 2 तरफ कार्बन लगे हैं, ये सेकेंडरी होगा। और ये चारों एक तरफ कार्बन से जुड़े हैं, ये प्राइमरी होंगे। तो कितने प्राइमरी होंगे? 4। आइए लगे हाथ हाइड्रोजन भी काउंट करते हैं। इसके पास 1 H होगा, इसके पास 1 H होगा, तो टर्सरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। इसके पास 2 H होंगे, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। 3 H 3 H 3 H 3 H, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 चौको 12 12। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में टाइप्स ऑफ कार्बन एटम मैंने आपको सिखा दिया। अगला सवाल आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखते हैं। आइए देखिए, व्हेन ए मेटल इज बर्न्ड इन एयर। बच्चों कोई मेटल है, इसको मैंने एयर में जलाया तो इस मेटल ने अपना ऑक्साइड बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया। अब जानते हैं मैं मेटल ऑक्साइड का एग्जैक्ट फार्मूला क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे को मेटल नहीं मालूम। जब तक मेटल नहीं मालूम उसकी वैलेंसी हमें नहीं मालूम होगी। अगर ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल है तो वैलेंसी होगी +1, फार्मूला बनेगा M2O। अगर ये सेकेंड ग्रुप की मेटल है वैलेंसी होगी +2, फार्मूला बनेगा MO। अगर ये थर्ड ग्रुप की मेटल है वैलेंसी होगी +3, फार्मूला बनेगा M2O3। तो मैं फार्मूला अभी फिलहाल नहीं बता सकता। इन्होंने पूछा व्हेन ए मेटल इज बर्न्ड इन एयर इट्स वेट इंक्रीज बाई 50%। अगर इसका वेट W ग्राम है, ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद जब ऑक्साइड बनाया तो 50% वेट बढ़ गया। कहने का मतलब इस ऑक्साइड का वेट क्या होगा? मेटल का वेट तो है ही, प्लस इस वेट का 50% बढ़ा दो। मतलब इस मेटल ऑक्साइड का वेट बच्चों कितना आएगा? 1.5 W। अगर मेटल का वेट है W ग्राम तो मेटल ऑक्साइड का वेट होगा 1.5 ग्राम। इस वेट का 50% बढ़ा दीजिए तो मेटल ऑक्साइड का वेट आ गया। सवाल बच्चों ये है कि आखिरकार इसका वेट क्यों बढ़ गया? द आंसर इज ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ऑक्सीजन का वेट कितना होगा तो टोटल वेट से मेटल के वेट को माइनस कर दें
तो ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा 0.5 W ग्राम। बस बेटा यही हमारा काम था। अब आपको इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है। आपको मालूम है इक्विवेलेंट वेट किसी सब्सटेंस का वो वेट होता है जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है या उसको डिस्प्लेस करता है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 0.5 W ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है W ग्राम मेटल से, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा इतने ग्राम मेटल से, और यही वेट कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। आप सॉल्व कर लीजिए, W से W कट जाएगा, आंसर आपका आएगा 16 आंसर आएगा। यस, सो द राइट आंसर इज 16। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन कर रहा हो या उसको डिस्प्लेस कर रहा हो, उसी वेट को उसका इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। यह ऑक्सीजन पर बेस्ड क्वेश्चन था। 0.5 W ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है W ग्राम मेटल से, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा इतने ग्राम मेटल से, यही हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। आप सॉल्व कर लीजिए, इसको 16 आएगा। कितना आएगा? 16। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 23 भी पूछा है, मैं उसको हटाना चाहूंगा। ओके, आइए, क्वेश्चन के द्वारा रिवीजन का यह तरीका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन ही आने। ए कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड क्लोरीन, एक कंपाउंड है जो फास्फोरस से बना है और क्लोरीन से बना है। फास्फोरस है 10.33 ग्राम और क्लोरीन है 35.5 ग्राम। आपसे इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला पूछा जा रहा। बेटा याद करिए हमारे नोट्स। आपको मालूम है कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपने मोलर रेशियो में होते हैं, ना कि वेट रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, छोड़ दीजिए इसको जरा, आपके पास H2, ये H2O का मतलब क्या है? H2O का मतलब ये है कि 1 मोल वाटर हैव 2 मोल हाइड्रोजन एटम एंड 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ध्यान रखिए बच्चों, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपने मोल के रेशियो में होते हैं, वेट के रेशियो में नहीं होते। 1 मोल वाटर के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम है और 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। इसलिए हमारा कर्तव्य होगा कि इन वेट को इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करके हम इनके ग्राम एटम में बदल दें। एटम ऑफ मोल को ग्राम एटम कहते हैं। फॉर इट डेट आपको हमसे जो नोट्स है देखना पड़ेगा। डिवाइड करिए, एटम का मोल आएगा जिसे आप ग्राम एटम कह सकते हैं। कितने बार जाएगा? 0.33। इसके मोल देखिए, मोल बोलिए या ग्राम एटम बोलिए, 1 आएगा। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, समझाने के लिए था। फार्मूला क्या बन गया? P के ग्राम एटम है 0.33 और Cl के ग्राम एटम में 1। आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी भी एटम को दशमलव में नहीं लिखते हैं, हमें इसको होल नंबर में बदलना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई यहां करिए, 3 से मल्टीप्लाई यहां करिए,
द फार्मूला इज PCl3। तो आंसर बच्चों क्या होगा? सेकंड। बहुत ही प्यारा सवाल आपके नीट के लिए। किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपने मोलर रेशियो में होते हैं, मोल के रेशियो में होते हैं, ग्राम एटम के रेशियो में होते हैं। ग्राम एटम कैसे निकालते हैं? वेट में एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो एटम का मोल आएगा और एटम के मोल को हम ग्राम एटम कहते हैं। ये रहा आपका आंसर। 23 के बाद आपने बच्चों सवाल नंबर हमसे 27 पूछा है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। चलिए क्या है सवाल? 3 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर डिसॉल्व इन वाटर। देखिए बेटा, एक ही वाटर है, $50 ml। हमने इसमें शुगर डिसॉल्व किया 3 × 10⁻21 मॉलिक्यूल। अच्छा, दिस सॉल्यूशन इज फर्दर डाइल्यूटेड टिल फाइनल वॉल्यूम बिकम 2 लीटर। हमने क्या किया? इसमें ऊपर से पानी डाला, हमने इसमें ऊपर से पानी और डाला, तो पानी डालने पर क्या हुआ? इसका वॉल्यूम 50 से हटकर 2 लीटर हो गया। एक्चुअली बच्चों आप बेफालतू में इसमें वॉल्यूमेट्रिक का कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे कि N1 N2 बराबर N1 V1 V2। सच्चाई तो ये है, कुछ नहीं करना था। ये जो 50 ml आपको वॉल्यूम दिया गया था, ये यूजलेस वॉल्यूम दिया गया था, क्योंकि इसी बर्तन में आपने ऊपर से पानी और डाला है, तो मॉलिक्यूल्स के नंबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मॉलिक्यूल के नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा तो मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही वॉल्यूम कितना हो गया बढ़कर? 2 लीटर हो गया। तो सिंपल हमें मोलैरिटी निकालनी थी। मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको नंबर दिया गया, अभी अभी आपने देखा था, नंबर को मोल में बदलने के लिए हम लोग एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन वॉल्यूम। कितना हो गया है? 2 लीटर हो गया है। आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना आएगा? ये से ये कटेगा, ऊपर बचेगा 10⁻⁻2 और 3 2 6 अपॉन 4 आ गया। तो सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। द आंसर इज 2.5 × 10⁻³ 4। राइट? तो एक्चुअली में आप लोग इस 50 ml को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए, जिस प्रकार से आपने इस सवाल को सोचा है, चलिए वैसे इस सवाल को करके देखते हैं। मैंने तो इस सवाल को समझ लिया कि 50 ml का कोई यूज ही नहीं, क्योंकि उसी बर्तन में आपने पानी डाल दिया है, तो इसके मोल्स पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं। तो वो वाले मोल्स लीजिए और ये वाला वॉल्यूम लीजिए, डिवाइड करिए, मोलैरिटी निकाल दीजिए। ये काटेंगे 10⁻² बचेगा, 3 2 6, तो 10⁻² अपॉन 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। दिस इज द आंसर। चलिए, जैसे आप लोगों ने सोचा वैसे करके देखते हैं। करें? चलो इसको हटा रहे हैं। अब जैसे आप लोगों ने सोचा वैसे करते हैं। मेरे ख्याल से आपने सोचा होगा कि भाई ये 50 ml है, फिर आपने क्या किया? इसमें पानी डाला, तो आपने एक दूसरा बीकर बनाया, वॉल्यूम कर दिया 2 लीटर, और यहां पे मोलैरिटी निकालनी है। आप लोगों ने क्या किया होगा? पहले यहां पर मोलैरिटी निकाली होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अच्छे से करने के, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये मोल्स आ गए अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ये आपने मोलैरिटी निकाली होगी।
फिर आपने क्या किया होगा, आपने फंडा लगा दिया होगा m2 बराबर m1v1 अपॉन v2 कर कर देखिए वही आ जाएगा। m1 की जगह पे आपने ये रखा, v1 की जगह पे 50 रखा और v2 की जगह पे 2 लीटर ml में रखना पड़ेगा, सारे वॉल्यूम आप ml में रख रहे हैं तो 2 इंटू 1000। आप ध्यान से देखिए, अगर आपने वही काम कर दिया, देखिए जरा 1000 से 1000 गया, 50 से 50 गया, ये से ये गया, ऊपर आया 10 की पावर -2, 3 2 जा 6, तो ऊपर बचा 10 की पावर -2 और नीचे बचा 2 2 जा 4। आप देखिए वही आंसर आ रहा है जो मैंने किया था, बट इस तरीके से करने पे आपने बेफालतू में अपने समय को नष्ट कर दिया। ओके, तो खैर वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो राइट आंसर बच्चों होगा 4। 27 के बाद आपने 28 पूछा है, ये वाला क्वेश्चन है, मिक्सिंग का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको, आइए देखते हैं, हटाना चाहेंगे बच्चों इसको। तो क्वेश्चन नंबर 27 ट्रिकी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसका कोई यूज नहीं था, इस पे 50 ml का पूरा यूज था 2 लीटर का। मिक्सिंग वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इज सिंपल मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिफरेंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अगर एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होते हैं तो यह चीज डिनोट करता है H+ को, और अगर बेस के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होते हैं तो यह चीज डिनोट करता है OH- को। आइए करते हैं, आइए मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मोलैरिटी दिया गया है, मिली इक्विवेलेंट के लिए हम लोग करते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। यहां पे नॉर्मेलिटी नहीं दिया गया तो मोलैरिटी में वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो आइए 2 इंटू 1 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कितना है 5 प्लस 1.5 इंटू 2 नॉर्मेलिटी में बदलेंगे बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है 2, ये हो गया एसिड का वॉल्यूम मिली इक्विवेलेंट माइनस बेस के मिली इक्विवेलेंट, वैलेंस फैक्टर इसका 1 होगा क्योंकि एक OH आयन इसके पास है, 2.5 इंटू 1 वॉल्यूम कितना है 2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 5 2 7 और 2 9। आप अगर ध्यान से देखें ये वैल्यू कितनी आ रही है 10, ये वैल्यू कितनी आ रही है 6 और ये वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो इसमें कोई शक नहीं है, एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है तो ये चीज H+ की कंसंट्रेशन को डिनोट करेगा 16 माइनस 5/9, इट इज 11/9। दिस इज योर आंसर 11/9। ओके, देख लेते हैं 11/9 आएगा, अगर मैं उसको कट करूंगा तो सोल्यूशन चला जाएगा। लास्ट में ऑप्शन दिया गया है 11/9, तो इसका आंसर होगा 11/9 नॉर्मल। ओके बेटा, तो मिक्सिंग का केस आपने लगाया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिफरेंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। एसिड के मिली इक्विवेलेंट अगर ज्यादा है तो ये डिनोट करेगा H+ को, बेस के मिली इक्विवेलेंट अगर ज्यादा होंगे तो ये डिनोट करता है OH- को। इस क्वेश्चन में एसिड के मिली इक्विवेलेंट 16 हैं, बेस के 5 हैं, इसलिए ये H+ को डिनोट करेगा। आंसर इज 11/9। कौन सा आंसर सही होगा आप देख सकते हैं, 11/9 थर्ड इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, इसके बाद आपने हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखते हैं बच्चों, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से मैंने बनाया था।
A pure substance which contains only one type of atom is called an element. बिल्कुल सही बात है। एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग प्योर सब्सटेंस में रखते हैं। एलिमेंट के अंदर सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल होते हैं। ओके, H2O ये कंपाउंड है हैविंग टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, बट H2O2 ये एलिमेंट है हैविंग सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। ओके, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है बच्चों वो ट्रू हो गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नोट्स देखिए सब लिखवाया है। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। बिल्कुल सही बात है बच्चों। वाटर एक कंपाउंड, आप इसको कितना भी गर्म करें, सॉलिड से लिक्विड में बदल दें, लिक्विड से वेपर में बदल जाएगा। क्या H और O आपस में अलग हो पाएंगे? नहीं। कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लाइक डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इनको अगर सेपरेट करना है तो हमें केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, कैन नॉट बी सेपरेटेड, राइट। तीसरा, ए कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। बिल्कुल गलत बात है। आप जानते हैं वाटर के अंदर, तीसरा वाला गलत है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ फायर। लेकिन आपको मालूम है वाटर इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये चीख चीख कर कह रहा है कि कंपाउंड जो होते हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट की फिजिकल प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते। हां, कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है प्रॉपर्टी इंटायरली बदल जाती है। ये दोनों आग लगाने का काम कर रहे हैं जबकि ये आग बुझाने का काम कर रहा है। तीसरा वाला गलत हो गया। द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज फिक्स। बिल्कुल सही बात। देखिए बच्चों, H2 वाटर, आप नल का पानी लें, आप तालाब का पानी लें, या आप वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनाएं, वाटर के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम और 1 मोल ऑक्सीजन एटम हमेशा रहेगा। इनका मोलर रेशियो हमेशा होगा 2H2:1। इसलिए किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स मोलर रेशियो में होते हैं, राइट। तो चौथा वाला भी क्या है? सही। इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट सिर्फ कौन सा है? तीसरा वाला सिर्फ इनकरेक्ट है। सो ओनली थर्ड, राइट। बच्चों इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछा है। चलते हैं 33 की तरफ। आइए बेटा। What is the volume in liter of 10 की पावर -4 मोलर KMnO4? इसका वॉल्यूम अपन को बताना है। रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, ये पूरी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, विच इज 10 की पावर -2 मोलर एंड वॉल्यूम इज 0.5 लीटर। दिस क्वेश्चन इज सिंपली बच्चों क्वेश्चन ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन का बच्चों क्वेश्चन है, और आपको मालूम है रेडॉक्स टाइट्रेशन में दोनों लोगों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर दिए जाते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर मोलरिटी दी गई है तो वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको नॉर्मेलिटी में बदलेंगे, तो नॉर्मेलिटी इसकी हो जाएगी 10 की पावर -4 इंटू वैलेंस फैक्टर 5। KMnO4 का वैलेंस फैक्टर बच्चों याद होना चाहिए, ट्रिक आपको मालूम होगी, बना 135
फॉर KMnO4। एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर 5 होता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है, बेसिक मीडियम में 1 होता है। और मैं यहां पे स्टार लगाता हूं। इस स्टार का मतलब क्या है ये आपको मालूम होगा, मैं नहीं बताऊंगा, राइट। तो एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर होगा 5। ये नॉर्मेलिटी आ गई, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। इसकी मोलैरिटी दी गई है, वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसका वैलेंस फैक्टर रिप्लेसेबल हाइड्रोजनों की संख्या नहीं होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बच्चों होगा रेड्यूसिंग एजेंट। और रेड्यूसिंग एजेंट का वैलेंस फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ कंपाउंड। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड +3 से +4, तो इसका वैलेंस फैक्टर बच्चों होगा, एक का चेंज आ रहा है एक एटम के लिए, कितने एटम है कार्बन के 2, तो वैलेंस फैक्टर होगा 2, राइट, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 0.5। 3 से 4 में जा रहा, सिंपल चेंज आया एक का, इसके 1 मोल में 2 एटम है, तो 2 एटम के लिए चेंज आएगा 2 का, तो वैलेंस फैक्टर बच्चों हो गया 2। सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10, ये तो बेकार हो गया। वॉल्यूम आ गया 10⁻⁻² अपॉन 5 × 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा 100 आएगा, इट इज 20 लीटर। ओके, तो 20 लीटर KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देगा 0.5 लीटर ऑक्सैलिक एसिड को। सो द आंसर इज 4। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर मोलैरिटी दिया जाए तो वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको नॉर्मेलिटी में बदल लेते हैं। यहां पर इसका वैलेंस फैक्टर रिप्लेसेबल हाइड्रोजनों की संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये एसिड नहीं है, रेड्यूसिंग एजेंट है, और रेड्यूसिंग एजेंट का वैलेंस फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ कंपाउंड। +3 से +4 में जा रहा, सिंपल चेंज आया 1 का, 1 मोल में कार्बन के 2 एटम है, तो 1 मोल के लिए चेंज आया, सिंपल चेंज इनटू 2, द आंसर इज 2। यहां पे रख दीजिए, सॉल्व करिए, वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, इसको हटाना पड़ेगा बच्चों, हटा दे। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 34, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 गैस, गैस A, गैस B, मॉलिक्यूलर वेट 100 है, मॉलिक्यूलर वेट 200 है, राइट। 1 ग्राम ऑफ A occupies V liter volume at STP. What is the volume occupied by 1 gram B? ये आपसे पूछा जा रहा। बच्चों, आपको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, गैस के लिए मोल का तीसरा फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर लीटर में रखें तो 22.4। ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसके मोल बराबर उसका वॉल्यूम बराबर, जिसका मोल डबल उसका वॉल्यूम डबल, जिसका मोल आधा उसका वॉल्यूम आधा, जिसका मोल 10 गुना उसका वॉल्यूम भी 10 गुना। कुछ मत करिए, इनके ये जो वेट दिए गए हैं, इनमें इनके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके आप मोल निकाल लीजिए, और इसमें डिवाइड करके आप इसके मोल निकाल लीजिए। पूरा सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि गैस B के जो मोल हैं वो गैस A से आधे हैं, जस्ट हाफ। आप देखिए, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो ये किसके मोल हैं? गैस A के। तो गैस B के जो मोल हैं वो गैस A के जस्ट हाफ है, तो गैस B का जो वॉल्यूम होगा वो गैस A के वॉल्यूम का जस्ट हाफ होगा।
इतने मोल का वॉल्यूम था V, तो इतने मोल का वॉल्यूम होगा V/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके बच्चों, मैंने इसको ऐसे समझा दिया, आप इस चीज को एवोगैड्रो प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल। जिसके मोल बराबर उन गैसों का वॉल्यूम बराबर, जिसका मोल आधा उसका वॉल्यूम आधा, जिसका मोल डबल उसका वॉल्यूम जस्ट डबल। एवोगैड्रो प्रिंसिपल से भी आप कर सकते थे, मोल के तीसरे फार्मूले से भी कर सकते थे, बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो 34 का बच्चों आंसर हो गया फर्स्ट V/2, राइट। 34 के बाद बच्चों आपने क्वेश्चन पूछा है 37। चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 852 ग्राम्स ऑफ P4O10। स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। सॉल्ट बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट, ये बेसिक ऑक्साइड है। आज ही के डिस्कशन में आपने देखा मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट। ये सॉल्ट कैसे बना खूब पढ़ाया है कॉपी पर। आपको इसका वेट निकालना है जो इसके 852 ग्राम को पूरी तरीके से खत्म कर दे। बच्चों मोल कॉन्सेप्ट बोले तो स्टोइकियोमेट्री के सवाल जब भी करते हैं दो बातें ध्यान रखते हैं। बात नंबर 1, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। आइए करते हैं। 4 फास्फोरस है, आपने यहां 2 कर दिया, 2 दूनी 4, कैल्शियम हो गए 6। ऑक्सीजन देखिए ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया होगा, 6 और 10 16, 2 चौको 8 और दूनी 16। अब क्या करिए, जब रिएक्टेंट का डिस्कशन चलता है तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत नहीं होती, दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट हैं। आप इसके बीच में लगा दीजिए पोरवाल्ट्रिक CN रूल। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उन्हें CN रूल के बारे में मालूम होगा। C1 अपॉन C2 कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है मोल्स रेशियो, मोल्स ऑफ फर्स्ट अपॉन मोल्स ऑफ सेकेंड। तो 6 इंटू मोल्स ऑफ P4O10 हो जाएगा वेट ऑफ P4O10 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। 31 होता है बच्चों फास्फोरस का, तो 31 इंटू 4 ये, और 16 इंटू 10 284। 1 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वेट दिया है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 40 और 16 56। तो यहां से बच्चों आपको सॉल्व करना है। ये आपका आंसर होगा, और चूंकि मेरे पास आंसर एक टिक लगा हुआ है बच्चों इसका, कि इसका आंसर ये आता है 1008 फर्स्ट आंसर। 37 का क्या होता है, फर्स्ट होता है, टिक लगा हुआ है मेरे पास। तो बहुत ही सिंपल होता है, रिएक्शन को आपने बैलेंस किया और फिर जो पूछा जाए जो दिया जाए उसके बीच में हमारी ट्रिक इस्तेमाल करिए CN रूल। C1 अपॉन C2 बराबर N1 उसके मोल अपॉन N2 दूसरे के मोल। मोल कैसे निकाला, वेट दिया गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से सॉल्व करिए, आपका वेट आ जाएगा, राइट। 37 के बाद बच्चों आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 39। आइए, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है फॉल्स, जो सही ना हो, मतलब जो क्या हो, गलत। आइए देखते हैं। वेरिएबल वैलेंसीज आर सोन बाई ट्रांजिशन एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। डी ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। एग्जांपल के तौर पर Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू 3D ऑर्बिटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चों आपको मालूम है डी ब्लॉक चौथे पीरियड से चालू होता है, और चौथे पीरियड को 3D सीरीज क्यों कहते हैं? अरे मेरे भाई इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि चौथे पीरियड में जो डी ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं उनमें 3D की फिलिंग करी जाती है। तो ये वाला भी ट्रू। पांचवें पीरियड के डी ब्लॉक को 4D सीरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि पांचवें पीरियड में जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें 4D की फिलिंग होती है, 4D 1 to 10। छठवें पीरियड में जितने भी डी ब्लॉक होते हैं उनको 5D सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि छठवें पीरियड में जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें 5D की फिलिंग होती है, 5D 1 से लेकर 5D 10 तक। इसलिए बच्चों दूसरा वाला भी क्या है? सही है। तीसरा देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस इन लेंथेनाइड एलिमेंट बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल आपको मालूम है लेंथेनॉइड का मतलब है 4F सीरीज। लाहौर से प्रमोद, निधि, पम्मी, सम्मी यूरोप गए, टीबी हुई, डाई कर गए, यार आए, टीम आई, अब लुढ़का दो। आपको मालूम है इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता जाता है। लेंथेनम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और ल्यूटीशियम लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। द रीजन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर बहुत ज्यादा होगा, अंदर आ जाएगा, साइज भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज कम हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कम हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ने लगता है। यहां पर भी साइज घट रहा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगा। इसलिए तीसरा वाला भी क्या लग रहा है बच्चों? ट्रू। तो कोई भी गलत ऑप्शन नहीं है। आप क्या टिक करेंगे? फोर्थ। सारे ट्रू हैं, आपसे फॉल्स पूछा गया था, सारे ट्रू हैं, आप टिक करेंगे फोर्थ। ओके बेटा। 39 के बाद आपने हमसे पूछा है बच्चों 43 वाला। आइए चलते हैं 43 की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा 43 चलते हैं। 43 वाला क्या है बच्चों? देखते हैं। ट्वेल्व ग्राम ऑफ एन एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल का 12 ग्राम ये नाइट्रोजन से कंबाइन करके बच्चों मेटल नाइट्राइड बनाएगा। आप गौर करिए, मैंने मेटल नाइट्राइड का फार्मूला बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि हमें मालूम है ये सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, इसकी वैलेंसी होगी +2। अभी लगभग थोड़ी देर पहले इस प्रकार का एक सवाल मैंने कराया था। ये 12 ग्राम है, ये 14.8 ग्राम है, तो जाहिर सी बात है ये 2.8 ग्राम होगा। ये इससे जुड़ गया तभी तो इसका वजन बढ़ गया 14.8 ग्राम। आपसे इसका एटॉमिक वेट पूछ रहे हैं, आप रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। रिएक्शन बैलेंस है, लगा दीजिए इनके बीच में CN रूल। C1 अपॉन C2 बराबर N1 मेटल के मोल्स अपॉन N2 नाइट्रोजन के मोल। क्रिस क्रॉस करिए। नाइट्रोजन के मोल कैसे निकालेंगे? वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूल है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1 को वहां ले जाइए। मोल्स ऑफ मेटल वेट इन ग्राम, एटम है अपॉन एटॉमिक वेट करेंगे। सॉल्व करिए बच्चों। 0.14 तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आ गया 40। स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। मेटल ने नाइट्रोजन से कंबाइन किया, नाइट्राइड बनाया, तो नाइट्राइड के वेट में मेटल के वेट को अगर माइनस कर दें तो नाइट्रोजन का वेट आ जाएगा। इसकी जानकारी दी गई है, इसकी जानकारी एटॉमिक वेट पूछा गया,
हमने इन दोनों के बीच में CN रूल लगा दिया, C1 अपॉन C2 बराबर N1 अपॉन N2। क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, स्टोइकियोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। तो 43 का बच्चों आंसर क्या हो गया? 40, थर्ड इज द राइट आंसर। 43 के बाद आपने हमसे सवाल नंबर 44 पूछा है, ये रहा, मैं इसको हटाना चाहूंगा। देखिए ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। इस क्वेश्चन में मैंने 2 सवालों को बस जोड़ दिया था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से अगर देखिए, आप NaOH की मोलैरिटी बतानी है और किसी सॉल्यूट A का मास परसेंट बताना है, और दोनों सॉल्यूशन अलग अलग है। हमने क्या किया है, 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया है 250 ml सॉल्यूशन में। एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल बच्चों ये है कि मैंने 2 ग्राम A को डिसॉल्व किया है 18 ग्राम वाटर। यहां पर मुझे सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी थी और यहां पे मुझे A का परसेंट वेट बाई वेट बताना। 2 अलग अलग क्वेश्चन थे, कोई दम नहीं थी। आप देखिए, मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर आप वॉल्यूम को ml में रखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करें। वेट दिया गया, मोल्स कैसे निकालेंगे? पहला वाला फार्मूला, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 23 प्लस 16 प्लस 140, वॉल्यूम इन ml 250 इंटू 1000, 25 चौको 100। मोलैरिटी आ गई 0.4, कुछ नहीं था, 0.4 सेकेंड होगा या फिर फोर्थ होगा। यहां पे परसेंट बाई वेट, परसेंट का बच्चों मतलब होता है 100 में कितना। आप देखिए ना, 2 ग्राम सॉल्यूट है, 18 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया? सॉल्यूशन का वेट हो गया 20 ग्राम। देखिए 20 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है। परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना। 20 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट होगा? द आंसर इज 10 ग्राम। दिस इज परसेंटेज वेट बाई वेट। ये मैंने यूनिटरी मेथड से किया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट का परसेंट बाई वेट होगा, और जितने ग्राम सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट का परसेंट बाई वेट होगा। आइए सॉल्वेंट का निकाल के देखते हैं। ये परसेंट बाई वेट आया है सॉल्यूट का। सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट का निकालते तो कैसे करते? 20 ग्राम सॉल्यूशन में 18 ग्राम सॉल्वेंट है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतने ग्राम सॉल्वेंट होगा। ये 90% वेट बाय वेट आ जाता वाटर का। तो अभी मैंने यूनिटरी मेथड से बच्चों किया, आपको समझ में आया। आप चाहते तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, परसेंट वेट बाय वेट बराबर उसका वेट बटे टोटल वेट इनटू 100। आइए उससे भी करके देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल था, इसको हटा देता हूं मैं। इस क्वेश्चन को करना है, परसेंट वेट बाय वेट आपको ए का निकालना, तो ए का वेट रखेंगे ऊपर, टोटल वेट रखेंगे नीचे, इनटू 100 कर दीजिए, तब भी आंसर कितना आएगा? 10। तो यूनिटरी मेथड से भी सिखाया, कंसेप्चुअली भी बताया और ट्रिक से भी कर दिया। मान लीजिए आपको परसेंट बाय वेट सॉल्वेंट का निकाला जाए, तो सॉल्वेंट का वेट ऊपर रखेंगे, टोटल वेट नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ओके, सो द आंसर इज डियर
सेकेंड इज द आंसर 0.4 मोलर एंड 10%। बच्चों 44 के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा है 45 वाला, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 45। आइए देखते क्या है। इडियोमेट्री का ये क्वेश्चन है। 40 मिलीलीटर ऑफ सीओ, मिलीलीटर का मतलब ml, CO इज ए गैस, मिक्स विद 100 ml ऑफ O2, मिक्स का मतलब है कंबशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। क्वेश्चन स्टैक्योमेट्री का है। अच्छा, वाज एक्सप्लोडेड, यहां पे रुक जाइए, एक्सप्लोडेड यहां पे स्टॉप मारिए, आगे की कहानी अभी मत करिए। जब आपने किसी सब्सटेंस को जला दिया तो जलाने के बाद क्या सिचुएशन होगी, पहले उसको सॉल्व किया करिए। देखिए, आपको मालूम है गैसों के केस में मोल के स्थान पर वॉल्यूम या वॉल्यूम के स्थान पर मोल को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। रिएक्शन बैलेंस है, हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, आपको टेक्निक मालूम है। मोल्स या वॉल्यूम में उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू मिनिमम आती है हम उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जैसे 40 मोल की जगह वॉल्यूम ले सकते हैं, कॉफिशिएंट है 1, ये 40 आया, इसमें आइए 100 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 चला गया ऊपर, ये 200 आया। तो छोटी वैल्यू ये आ रही है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा बच्चों, आपका CO होगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा लिमिटिंग कैसे निकालते हैं। दिए गए मोल या दिए गए वॉल्यूम, इन केस ऑफ गैस वेट कभी नहीं हो सकता, दिए गए मोल या दिए गए वॉल्यूम में बैलेंसिंग कॉफिशिएंट से डिवाइड करिए, जो वैल्यू छोटी आती है हम उसी को लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं। 40 डिवाइडेड बाई 1, 40 आया, 100 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 चला गया ऊपर, ये 200 आया, तो छोटी वैल्यू आ रही है 40, तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा CO। इसका कोई काम नहीं होता, रफ वर्क होता है, ये रफ में किया करिए। लिमिटिंग रिएजेंट की खास बात होती है कि ये रिएक्शन के दौरान 100% कंज्यूम हो जाता है, जितना आपने लिया पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। ये कितना कंज्यूम होगा, कितना बचेगा और ये कितना बनेगा, कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। 1 ml कंज्यूम होगा तो इसका आधा ml कंज्यूम होगा, अगर ये 40 ml कंज्यूम होगा तो ये 20 ml कंज्यूम होगा, कितना बच गया, 80 ml। 1 ml CO का कंज्यूम होगा तो 1 ml CO2 का बनेगा। 40 ml अगर कंज्यूम होगा तो 40 ml बनेगा। ये देखिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने एक्सप्लोड किया तो एक्सप्लोड करने के बाद बर्तन में क्या है, एक्सप्लोड करने के बाद बर्तन में है 0 ml CO, 80 ml O2 और 40 ml CO2। इतना सेंटेंस आपने पढ़ा, आपने इतना काम कर लिया। अब आप आगे जाइए। ऑन कूलिंग द रिएक्शन मिक्सचर वाज सेकन विथ KOH, मैंने इस मिक्सचर को KOH में पास किया। बच्चों KOH एक बेस होता है जो एसिड को एब्जॉर्ब करेगा। O2 और CO2 में एसिड कौन है, CO2, तो ये क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब ऑल CO2। तो आप बताइए बाहर क्या निकल कर आएगा, बाहर निकल कर आएगा 80 ml ऑक्सीजन, एंड दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज लेफ्ट। CO को खत्म कर दिया था O2 ने और CO2 को खत्म कर दिया था KOH ने, तो बचा क्या, 80 ml ऑक्सीजन। तो द आंसर इज फर्स्ट 80 ml ऑक्सीजन, राइट। आई होप
आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग फिर से। फ्राइडे को टेस्ट होगा रात के 9:30 से 10:20 तक, और सैटरडे को शाम को इसका डिस्कशन आपको मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।